क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बोलने के पैसे लेंगे आप? यस सर, आ रही है आवाज। आप लोग ने क्या कहते हैं उसको, वो किया था, क्या नाम है इसका, मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2। मॉड्यूल कह रहा हूँ, टीपीपी नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गई थी आपकी? आप लोगों ने टीपीपी नंबर 1 एंड 2 करी कि नहीं करी? किस किस ने टीपीपी नंबर 1 एंड 2 कर लिए? या क्लास में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने टीपीपी नंबर 1 और 2 कर लिए हो? श्रवण कुमार के अलावा और कोई नहीं जिसने टीपीपी करी हो? क्या यहाँ सबके माइक खराब चल रहे हैं? फिर आपने जब डीपीपी कर लिया है 1 एंड 2, तो उसी 1 एंड 2 की डीपीपी के कॉन्टेक्स्ट में आज क्लास लेंगे और डीपीपी नंबर 1 आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। उस कार्बोहाइड्रेट्स की डीपीपी में आई सपोज आपको कुछ क्वेश्चन होंगे मोनोसेक्राइड्स पे, कुछ डाइसेक्राइड्स पे, कुछ पॉलीसेक्राइड्स पे। तो उसपे जो मोनोसेक्राइड्स के क्वेश्चन होंगे होंगे वो आप कर पा रहे होंगे और आपने कर लिए होंगे। मैंने क्लास ली थी, उस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में उस क्लास को अगर आप माइंड में रखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी के मोनोसेक्राइड्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया है तो मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मोनोसैकेराइड से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्योंकि मैंने आपको डाइसैकेराइड्स भी पढ़ा दिए थे, तो अगला सवाल मेरा ये है कि डाइसैकेराइड्स के रिगार्डिंग क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किया और आपसे ना हुआ हो और मेरे पढ़ाने के बाद भी ना हुआ हो? ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स के क्वेश्चन भी आप नहीं फंसे। ओके, तो मैंने आपको मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड दोनों पढ़ा दिए थे। बेसिक शुगर एल्डोस कीटोस क्या होता है बता दिया था, सारी बातें हो गई। अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पढ़ा दिया था, ठीक है, डाइसैकेराइड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपली कॉन्सेप्ट है। जो पॉलीसैकेराइड्स है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ऐसे मुझे बोल नजर आ रहा है। अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करना शुरू करूँ, पॉलीसैकेराइड्स, अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स की बात करना शुरू करूँ तो पॉलीसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हम इसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, या आप कह सकते हो द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम इनके फंक्शन के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करें तो ये दो तरीके के होंगे। एक स्टोरेज और एक स्ट्रक्चरल। ठीक है, और अगर इन्हें हम कैटेगराइज करें इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करें, तो हम बोल सकते हैं दे कैन बी होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड दे कैन बी हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। भाई, अब बात करते हैं वन बाय वन। मेरी बात ध्यान से सुनेगी एवरीबॉडी। कोई पर्सन है इसका माइक चल रहा है क्लियर?
because my classes are two-way classes. I need to talk to somebody for taking class. आपकी क्लास में किसी का माइक नहीं चल रहा, सबके माइक बंद पड़े। सर मेरा माइक क्लियर है सर। ठीक है शिवानी, शिवानी आप मैं आपके से बात करूँगा फिलहाल इस टॉपिक के लिए। मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है? सर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन, यस सर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। व्हाट अबाउट सेलुलोज? सर सेलुलोज चलिए छोड़िए, स्टार्च के बारे में क्या ख्याल है? See, I'm not interrogating anybody. मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बस कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कॉन्सेप्ट। तो आपको जो आइडिया है, जितना आइडिया बताइए, इट्स ओके। क्या लगता है? व्हाट अबाउट स्टार्च? स्टार्च क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए? सर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। अब चलिए, अब आप अपने आंसर्स को ना माइंड में रखिएगा मेरे कॉन्सेप्ट सुनने के बाद। मैं एक दो सवाल और कर रहा हूँ तुमसे। मुझे बताओ कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? सर आई डोंट रिमेम्बर, सर भूल गई। हाँ जी, सर आई डोंट नॉन रिमेम्बर। सर नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं कह रहा। सर स्टार्च के फॉर्म में। ये स्टार्च के फॉर्म में किसने बोला? शिवानी ने। काजल। काजल ने, ठीक है। काजल आप माइक ऑन कर लीजिए, शिवानी आप माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। ओके, तो अब आप काजल आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत सिंपल सा है कि प्लांट्स अपना फूड स्टोर स्टार्च फॉर्म में करते हैं। What they do photosynthesis. Photosynthesis is what? Photosynthesis is fixing of carbon dioxide. And how do they fix carbon dioxide? They take carbon dioxide, वो carbon dioxide लेते हैं which is being exhaled by animals. आ गई carbon dioxide, ठीक है। अब इस carbon dioxide के 6 मॉलिक्यूल लिए और इसको बना दिया ग्लूकोज, है ना? यही करते हैं ना, बस साथ में वाटर का प्रेजेंस होता है। तो CO2 plus H2O gives you C6H12O6 plus H2O। तो H2O दोनों जगह है तो उसको हम छोड़ दें फिलहाल। तो हो ये रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर करके आपके लिए क्या बनाया जा रहा है? ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ठीक है। अब यही ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, यही ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें ग्लूकोज जोड़ा, ग्लूकोज जोड़ा, ग्लूकोज जोड़ा और स्टोर कर दिया, ठीक है ना। अब हमने स्टार्च की फॉर्म में स्टोर क्यों किया? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है, तो आपके बॉडी की ऑस्मोल ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। भाई डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देता है। अब क्योंकि जो स्टार्च है वो अच्छा ऑस्मोलाइट नहीं है तो वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता। फिर ग्लूकोज काफी रिएक्टिव होता है, फ्री ग्रुप्स है उसके अंदर बहुत सारे, है ना। OH OH फ्री है, तो जो काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज इज अ वेरी रिएक्टिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन जो स्टार्च है क्योंकि वो पॉलीमराइज हो चुका है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो उतना रिएक्टिव नहीं है, तो एक नॉन रिएक्टिव फॉर्म। और इसलिए हमने ग्लूकोज को जोड़ के एक पॉलीसेकेराइड बना लिया, इसको हम बोल रहे हैं स्टार्च। और उस स्टार्च के फॉर्म में हमने फूड को स्टोर कर लिया। अब फूड को स्टोर कर लिया, सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो आपकी एक तरह की एफडी होगी कि आपने ग्लूकोज जोड़ा स्टोर कर लिया। आपको जब जरूरत पड़ेगी आप इस एफडी को तोड़ेंगे, आप स्टार्च को तोड़ेंगे, ग्लूकोज निकालेंगे, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। As simple as that. So glucose becomes, starch becomes a storage polysaccharide. वो अपने फूड को स्टोर कर रहा है, इसमें आपका फ्लोरिडियन स्टार्च और डिफरेंट तरीके के भी आते हैं और अलग तरीके से प्लांट स्टोर कर देते हैं। So that is the concept of plants. अब हम एनिमल्स बस यही ग्लूकोज को लेते हैं, जैसे स्टार्च है वैसे ही जोड़ते हैं और बनाते हैं ग्लाइकोजन। तो हमारे अंदर जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है बेटा, वो ग्लाइकोजन है। तो हम फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में मेनली स्टोर करते हैं।
वो और भी फॉर्म्स में करते हैं। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, कि हमने मान लो ग्लूकोज खाया तो हमने ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर किया, हमने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, आप क्या नाम देंगे शिवानी, सॉरी काजल? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, सोचो क्या बोलोगी? काजल आवाज आ रही है? सब पता नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई कोई बात नहीं, पता नहीं सब वेरी कोई इशू नहीं है उसका, मैं तो आप सोल्यूशन पे पहुंचा रहा हूँ ना आपको। ओके, अब मुझे एक बात बताओ काजल, सिंपली, कि एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? मैंने कहा एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी गुड। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। आप तो कह रहे थे आपको पता नहीं, हमें पता सब होता है, ठीक है ना, हम बस उसको अप्लाई नहीं करते। तो इट्स वेरी सिंपल। स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, गैमेटोजेनेसिस है, सब एम्ब्रियोजेनेसिस, सब जेनेसिस जेनेसिस है, सब फॉर्मेशन जेनेसिस ही है। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बनाते हैं, प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना? ओके, तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बिकेम टू अवर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। अब सेलुलोज की बात करते हैं। सर सेलुलोज छोड़िए, मैं एक और केमिकल कंपाउंड बता रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में शिवानी बात करेगी। शिवानी एक बात बताइए, यस सर। ये प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सर सेल्यूलोज। सेलुलोज से। वो फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सो सेल वॉल का फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल्स। इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा, सेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट? सर। स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द सेल सेल वॉल करता है कि नहीं करता है? यस सर। करता है। तो सेलुलोज अगर उसके स्ट्रक्चर में है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, तो सपोज सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, एज सिंपल एज दैट। पॉलीसेकेराइड। यस हाँ, सर। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, क्योंकि प्लांट्स के पॉलीसेकेराइड सेल वॉल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रक्चरल ठीक है? सपोर्ट करता है। हाँ जी। यस सर। ओके, अब अगला सवाल है शिवानी आपसे, कि ये फंजाई में सेल वॉल किसकी है? सर फंजाई में सर सेलुलोज की होगी। ओके, काइटिन। माइक ओह बंद कर यस सर, दीजिए। सॉरी, काइटिन। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, माइक सब बंद कर दीजिए। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की है, सही बोला आपने। तो अगर यस सर, फंजाई। सेलुलोज, अगर से इट्स ओके, इट्स नथिंग, ऑफ सॉरी, माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जितने लोग हैं सर क्लास में। फंगल सेलुलोज बोलते हैं उसको सर। हाँ काइटिन को जी भी शिवानी। फंगल सेलुलोज। सर काइटिन को फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। नहीं, ये वो गलत टर्म है, वो बोलना नहीं चाहिए। इट्स रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, मतलब नहीं बनता है ना? अब ओह। ठीक है, वो दैट्स रॉन्ग। अब उसका रीजन भी बताता हूँ, ठीक है? चलिए, सबके माइक बंद। शिवानी माइक अभी भी आपका ओपन है। ओके, नाउ पे अटेंशन। तो मैं आपसे यही समझा रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, देखो अगर सेलुलोज, देखो थोड़ा सा ना आप खुद सोचा करो, अगर सेलुलोज सेल वॉल के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, तो वो पॉलीसेकेराइड, वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। तो काइटिन भी तो सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो भी क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अब ये छोड़ो। अब अगर हम बात करें पेप्टाइडोग्लाइकन की, व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन? ये किसकी सेल वॉल में होता है? सर मोनारा। सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, मोनेरा, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी एक पॉलीसेकेराइड है, इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो वो भी क्या है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, अगेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अच्छा, काइटिन और क्या सिर्फ प्लांट्स के लिए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, एनिमल्स के लिए भी
स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, काइटिन की बात कर रहा हूँ, सब चिटिन भी बोलते हैं। सिर्फ फंजाई के लिए ही स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, एनिमल्स में भी कोई रोल है उसका? एनिमल्स में होता है शायद। सर कौन सा एनिमल में? एक्सोस्केलेटन। हाँ, हाँ सर, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन Exoskeleton. लाइक क्रैब्स। सबसे बड़ा फाइलम, हाँ जी, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। उनके एक्सोस्केलेटन, उनकी पूरी बॉडी कवर्ड है किससे? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ऐसे बोलते हैं ना आप आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो एक काइटिन बिकम्स व्हाट अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो आई सपोज आपको ये बात क्लियर है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियरली बता पाएंगे कि यस ये स्ट्रक्चरल है और ये स्टोरेज है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द पॉलीसैकेराइड। चलिए, तो इसको यही खत्म कर देते हैं, तो ये आपको आइडिया क्लियर है। डिस्कस करेंगे हम काइटिन पे डिस्कस करेंगे, हम सेलुलोज, स्टार्च, ये सब डिस्कस करेंगे। आइए इस पे चलते हैं, होमो एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। होमो एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप मान लीजिए पॉलीसैकेराइड को एक ट्रेन मान लीजिए, ठीक है, और उसके मोनोसैकेराइड्स को उसका डब्बे मान लीजिए। तो स्टार्च एक ट्रेन हो गई और ग्लूकोज उसका एक एक डब्बा हो गया। अब ये एग्जांपल, ये मेटाफर आप याद रखिएगा, क्योंकि इस मेटाफर के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेन अगर पॉलीसैकेराइड है तो उसका एक एक डब्बा, सॉरी नॉट ट्रेन, ट्रेन अगर स्टार्च है तो उसका एक एक डब्बा ग्लूकोज है, ठीक है। अब डब्बे सारे ग्लूकोज है, इसलिए डब्बे एक ही हैं, तो एक होमोजेनिसिटी मेंटेन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे द होमो पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च, मेरे ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आप नोट्स के साथ समझते रहिएगा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्यूलिन। आप इंसुलिन लिखते हैं, उसमें एस हटा दीजिए, इन्यूलिन, ये सब होमो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब जो है ये ग्लूकोज के हैं। काइटिन मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आगे वो डिटेल में आएगा, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन का पॉलीसैकेराइड है, होमो पॉलीसैकेराइड है। और इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीसैकेराइड है, होमो पॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको देता हूं, ये जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है, ये आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, जिसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको बताऊंगा मैं आगे कि इसमें एक एसिडिक शुगर होती है, ठीक है ना, सॉरी एक नाग होता है, एक नाम होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, तो वेरिएशन है, तो इसलिए इट्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ऐसा एक एगार एगार भी होता है, एगार एगार आपने सुना हो, जिससे एगरोस जेल बनाते हैं आप, जिससे आप बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो वो जो एगार एगार है, कहाँ से मिलता है ये एगार एगार? रेड एलगी, नहीं ब्राउन। कौन सा रेड एलगी? इतना ही पढ़ा है कि रेड, नहीं 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 रुकिए, क्या चीज है नाम है। एनसीईआरटी में है क्लास 11th के अंदर, जहाँ पे एलगी डिस्कस किया हुआ है ना, ग्रीन एलगी के बाद जब रेड एलगी यस लिखा हुआ है सर, आखिरी लाइन, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉटनी, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी मैंने ही पढ़ी है, तो मुझे बॉटनी वाला पार्ट भी कुछ कुछ याद है जो मेरे मतलब का है, तो इसलिए आपको बताना चाहिए। एनसीईआरटी का बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़िए 11th एंड 12th, अगर आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की सारी लाइंस अच्छे से पढ़ी है ना, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आपका बायोलॉजी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी में ही आपके फंजाई वाले पार्ट में, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, हाँ चैप्टर नंबर 2 में जहाँ एलके के बारे में बताया गया है, 2 या 3 जो भी है, उसमें जहाँ एलके के बारे में बताया गया है, इसको चैप्टर नंबर 3, जहाँ एलके के बारे में बताया, ग्रीन एलके के बाद रेड एलके डिस्कस किया। रेड एलके के लास्ट लाइन में कहीं लिखा हुआ है कि वी गेट एगार फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम एंड इट इज यूज्ड टू फॉर्म मेक एग्रोस जेल, और एग्रोस जेल तो आप जानते हैं, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है क्लास 12 में, तो उसमें काम आता है। तो अगेन दैट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। चलिए ये सारी बातें खत्म कर देते हैं, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जांपल सारे क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए पहले स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स के बारे में चलते हैं, फिर स्ट्रक्चर में चलेंगे। और स्टोरेज में किसकी बात कर रहे हैं हम? होमो पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमने दोनों चीजें ले ली, जो होमो भी है
और स्टोरेज भी है। तो देखिए होमो भी है और स्टोरेज भी है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपका स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। होमो भी है और स्टोरेज भी है। तो बात कर रहे हैं फिर आप स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये रहा यहाँ पे हमारे पास स्टार्च। पहले मैं स्टार्च के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर आपको ग्लाइकोजन के बारे में दूंगा, फिर कंपेयर करेंगे। आइए आइए स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। प्लस इस ग्लूकोज को मैं ग्लूकोज से जोड़ना चला गया, मैं जी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी नॉट जी वर्ड, जी लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज 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 आप जोड़ते चले गए। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जो थोड़ी जगह चाहिए। ओके, तो इस तरीके से है ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज। तो ये आपका स्टार्च है। लेकिन अभी ये स्टार्च मैं बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे जब इस ग्लूकोज को जोड़ना है, देखिए जब ग्लूकोज ग्लूकोज से जोड़ता है तो कई सारे लिंकेजेस जोड़ सकते हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज है। आपको बता दें ग्लूकोज दो फॉर्म हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, बताया था, वापस से सुन लीजिए, बहुत देर हो गया मैं क्लास को दोबारा से सुन लीजिए, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला कार्बन था, इस कार्बन पे अगर आपने OH ऊपर लगा दिया और H नीचे लगा दिया तो ये आपका बीटा ग्लूकोज हो जाता है ना। और इस वाले कार्बन पे आपने अगर H ऊपर लगा दिया और OH नीचे लगा दिया तो ये आपका अल्फा ग्लूकोज हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं अल्फा ग्लूकोज मतलब बेटा ये वाला ग्लूकोज जहाँ पे OH का है, नीचे है कार्बन नंबर 1 पे। ओके, वापस मिटा देते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज आपको क्लियर है। तो हमने अल्फा ग्लूकोज लिया, इसको एक और अल्फा ग्लूकोज से जोड़ा, मतलब सारे ग्लूकोज स्टार्च के अंदर अल्फा ही है, कोई बीटा ग्लूकोज नहीं है। तो हमने अल्फा ग्लूकोज लिया, इसको ग्लूकोज से आपने जोड़ना है, इसको ग्लूकोज जोड़ कर, ये भी अल्फा है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इस ग्लूकोज का आपने कार्बन नंबर 1 लेना है, मतलब इसका कार्बन नंबर बेटा 1 होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई आ रही बात समझ में? और इसका कार्बन नंबर 4 होगा। ठीक वैसे जैसे माल्टोस में था, माल्टोस में क्या था, एक ग्लूकोज था, दूसरा ग्लूकोज था, इसका कार्बन नंबर 1 का OH था, इसका कार्बन नंबर का 1 का OH था, इसका 4 था, सॉरी ऐसा था नहीं, हाँ, इसका 1 था, इसका 4 था। तो हमने क्या किया, इसके OH और H से इसके OH और H को बाहर निकाल के बॉर्डर निकाल लिया था, जहां तक मुझे याद है। और बॉर्डर निकालने के बाद हमने इस दो ग्लूकोज को जोड़ दिया था इस तरीके से ऑक्सीजन कॉमन बना के। और ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा था, ये 1 था, ये 4 था। तो हमने लिंकेज बोली थी बेटा अल्फा 1 4 और बोला था इसको माल्टोस। तो ये आपके लिए क्या था, माल्टोस था। ये आप लोगों को याद है सबको, दिस यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट क्लास, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये माल्टोस था। अब यही हमने यहाँ पे किया है, ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ा है, इसका 1 है, इसका 4 है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लिंकेज 1 4 है, और अभी तो ये माल्टोस बनाया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस इसी के आगे ग्लूकोज जोड़ते जाना है। अब इसका 4 तो बिजी हो गया, इसका अब इसका यहाँ पे जो 1 है इसको जोड़ देंगे अगले वाले के 4 के साथ। फिर अगेन इसका 1 है, इसको जोड़ देंगे अगले वाले के 4 के साथ। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जोड़ते जाएंगे। लिंकेज कौन सी आ गई, लिंकेज ध्यान रखिएगा बेटा, लिंकेज रहेगी अल्फा 1 4 लिंकेज। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ते जा रहे हैं, लिंकेज हमारी फिक्स्ड है अल्फा 1 4। और इतना ही करने से, सिर्फ इतना ही करने से हमने स्टार्च बना दिया। स्टार्च का कौन सा वाला फॉर्म बना दिया हमने, स्टार्च का सिंपल सा एक लीनियर एक पॉलीसैकेराइड बना दिया। और इस लीनियर पॉलीसैकेराइड को हम बुलाते हैं अमाइलोस। दिस इज अमाइलोस। आपने सुना होगा ना अमाइलोस के बारे में कि अमाइलोस इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, जिसमें इट्स अ पॉलीमर। या अब यहाँ पर क्योंकि इसका 1 4 से जुड़ा हुआ था तो इसका यहाँ पर जो 4th कार्बन है वो फ्री है, ठीक है। 4th कार्बन क्या है, फ्री है। और आखिरी वाले का 1st कार्बन क्या होगा, फ्री होगा। तो ये अल्फा 1 4 लिंकेज के साथ ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, अमाइलोस मिल गया। आई सपोज ये बात आपको क्लियर है।
अब यहीं से चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। किसमें आता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब अमाइलो स्टार्च है आपके खाने में होता है, आपके आलू में है, आपके ब्रेड में है, आपके चपाती में है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज। अब ये अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है। अब थोड़ा सा हम डाइजेस्टिव वाले सिस्टम वाले चैप्टर में पहुंच गए क्योंकि हर चीज लिंक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अल्फा अमाइलेज आपके सलाइवा में रिलीज होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स में रिलीज होता है, आपके पैनक्रियाज में रिलीज होता है। सलाइवरी अमाइलेज को हम टायलिन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सलाइवरी अमाइलेज को टायलिन बुलाते हैं, ठीक है ना। फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी है, ठीक है ना, उसे हम अमाइलोक्सिन बुलाते हैं। तो अमाइलोक्सिन आपका पैनक्रियास का अमाइलेज है, टायलिन आपका सलाइवा का अमाइलेज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के सेल्स, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल जूस में भी अमाइलेज रिलीज करते हैं। तीनों का काम एक ही है। क्या काम है? हर एक ग्लूकोज को छोड़कर, हर एक ग्लूकोज को छोड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देना। अब जब आप हर एक ग्लूकोज को छोड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये ग्लूकोज है, इस बॉन्ड को छोड़ दो, ये तोड़ दो, फिर ये ग्लूकोज है, इस बॉन्ड को छोड़ दो और ये तोड़ दो, ठीक है। फिर इसको छोड़ो, आगे तो है ही कुछ। तो आपको क्या मिला? आपको दो ग्लूकोज की यूनिट्स मिली विद अल्फा 1,4 लिंकेज, दो ग्लूकोज की यूनिट्स मिली विद अल्फा 1,4 लिंकेज। तो इसीलिए जब भी सलाइवरी अमाइलेज काम करता है किसके ऊपर? अमाइलोज के ऊपर या स्टार्च के ऊपर, तो वो दो दो ग्लूकोज की यूनिट्स को तोड़ता चलता है। और जब वो दो दो ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में तोड़ता चलता है, तो आपके स्टार्च में से क्या बनाता चलता है? माल्टोस बनाता चलता है। तो याद रखिएगा ये छोटा सा रिएक्शन कि जब भी स्टार्च के साथ आप काम करेंगे और अल्फा अमाइलेज इस्तेमाल करेंगे, या आप कोई भी अमाइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा या बीटा अमाइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जब भी आप अमाइलेज इस्तेमाल करेंगे, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, जब भी आप ये अमाइलेज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ अल्फा का मतलब इस वाले अल्फा से नहीं है। ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा तो ए बी सी डी ऐसे कैटेगरी है। तो आप ए टाइप का अमाइलेज इस्तेमाल करेंगे स्टार्च के साथ जब भी, तब आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे दो दो ग्लूकोज की यूनिट्स, और दैट इज नथिंग बट दी माल्टोस। तो आपको ध्यान रखना है कि माल्टोस की लिंकेज और स्टार्च की लिंकेज सेम है, अल्फा 1,4 है। अगर माल्टोस की लिंकेज अल्फा 1,6 होती या 1,2 होती या 1,1 होती, तो फिर स्टार्च को ब्रेक करके हमें माल्टोस नहीं मिलता। स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोस इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि माल्टोस और स्टार्च की लिंकेज क्या है? सेम, दी अल्फा 1,4, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां से दे दिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं स्टार्च के ऊपर, अमाइलोज के ऊपर। तो इसको मिटा देते हैं, ये आपको पता है अल्फा अमाइलेज। अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा अल्फा अमाइलेज है, सलाइवरी होगा तो भी यही होगा, अगर पैनक्रियाटिक होगा तो भी यही होगा, इंटेस्टाइनल होगा तो भी यही होगा, तो कोई भी अमाइलेज होगा यही। अल्फा होगा तो भी यही होगा, बीटा होगा। सर आप म्यूट हो गए हो। ओके, तो आपको लास्ट क्लास में दी आपको मेरी बात म्यूट होने से पहले। अरे म्यूट होने से पहले मैंने लास्ट कुछ बोला होगा ना, मुझे नहीं पता मैं म्यूट हूँ, मुझे बता दो, वैसे कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलिए।
तो वही मैं कहा था कि दोनों लिंकेज सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ब्रेकडाउन से स्टार्च की तरफ से माइटोसिस को मिल जाता है, वो भी चलते हैं। तो हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जोड़ के अल्फा 1 4 से जोड़ के लगे, और ये मेरे को क्या मिल गया, अमाइलोस मिल गया। ठीक है, सो दैट इज अमाइलोस। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब ये वाला जो कार्बन था, ये वाला जो ग्लूकोज था, इसका वन वन जो है, सॉरी, जो इस साइड से वन था, इस साइड से फोर था, वन फोर नंबर, इसका जो फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन था वो बिजी था इसके साथ। फर्स्ट वाला जो बिजी है वो किसके साथ बिजी है, इसके साथ बिजी है, तो इसका 1 4 ऑक्यूपाइड है। अब इसके 6 कार्बन पे, किस पे, 6 कार्बन पे मैंने एक और ग्लूकोज जोड़ दिया। इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और इसके वाला कौन सा, 6 कार्बन, इसका 6 है, इसका फर्स्ट है, एक और ग्लूकोज जोड़ दिया, और ये ग्लूकोज भी कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, या आप इस तरीके से समझिए, और बताता हूं आपको, दोबारा समझिएगा। एक मेरे पास ये अमाइलोस की यूनिट है, और एक देखिए मेरे पास ये यूनिट है अमाइलोस की, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, एक ये मेरे पास अमाइलोस की यूनिट है। तो एक ये अमाइलोस की यूनिट है, और एक ये भी अमाइलोस की यूनिट भी है। इसमें भी आप समझोगे, ये मान लो इधर क्या है, इधर फ्री कौन सा था, फोर्थ फ्री था, और इधर कौन सा था, फर्स्ट फ्री था। ठीक है, क्लियर। तो आपने इसको ऐसे उठाया, ये आपको ऐसे देखिए, जैसे ये ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे है, आपने इसको ऐसे कर दिया, उल्टा घुमा दिया, ऐसे थी, ऐसी एक और पॉलीसेकेराइड ले लिया, एक और लीनियर चेन ली उल्टी डायरेक्शन में, और उल्टी डायरेक्शन में लेके आपने इसको इसके छठे कार्बन से जोड़ दिया। मतलब लिंकेज कौन सी बनती है बेटा, अल्फा ही रहेगी, क्योंकि कार्बन का अल्फा ही, अल्फा 1 6, अल्फा 1 6, इसका 1 इसका 6, इसका 1 इसका 6, तो ये आपने इसकी ब्रांच बना दी। फिर आपने क्या किया, आपने ऐसे ही इसकी भी ब्रांच तो एक बना बार दी। फिर से बताइए, किसका 1 किसका 6? बेटा ऊपर वाले का 1 होगा ना, हमने इसको ऐसे था, यू घुमा दिया, इसका ओके, 1 और इसका 6, ठीक है ना, ये ऐसे 6। था, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक, क्लियर। तो इसका यस, 1 इसका 6, नहीं समझे, समझ गए। ओके। तो जो भी है, आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसको कैसे घुमा दिया, बस आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ब्रांच पॉइंट है, यहाँ जो ब्रांच बनाई, ये ब्रांच पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्फा 1 6 होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर हमने ब्रांच बना दी, फिर ऐसी ब्रांचेस हम बनाते चले गए, हमने ये भी बना दी, फिर इसकी ये भी बना दी, फिर इसकी यहाँ से बना दी। तो इस तरीके से आपने ब्रांच आप बनाते चले गए। ठीक है, कि एक लाइन, फिर उस पर एक लाइन, फिर उस पर एक लाइन, उस पर एक लाइन। जब आपने ब्रांच ब्रांच बना दी, तब इसका हमने थोड़ा नाम बदल दिया, ब्रांच बन गई तो ये लंबा हो गया है, तो नाम भी थोड़ा लंबा हो गया है, अमाइलोस से ये अमाइलोपेक्टिन हो गया। तो अमाइलोस से अब इसको हम क्या बुला रहे हैं, अमाइलोपेक्टिन। तो अब अमाइलोस भी स्टार्च है, अमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च है। तो स्टार्च की दो फॉर्म्स होती हैं, एक लीनियर यानी अनब्रांच्ड, और एक कौन सी वाली, ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड वाली को मैं अमाइलोस बुलाता हूं, और ब्रांच वाली को मैं अमाइलोपेक्टिन बुलाता हूं। तो दोनों ही फॉर्म किसकी हैं, स्टार्च की हैं। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपको अल्फा 1 4 लिंकेज मिलेगी। इसमें आप देख लो पूरे में अल्फा 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, यहाँ देख लो 1 4 1 4, हर जगह 1 4 मिलेगी। बस सिर्फ ब्रांच पॉइंट्स जो है, सिर्फ कौन से ब्रांच पॉइंट्स, वहां पे आपको कौन सी लिंकेज मिलेगी, अल्फा 1 6 लिंकेज मिलेगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. ओके, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। अब इतना लोग क्लियर है, मैं यहाँ वाला बोर्ड बिठा रहा हूं और 2 3 पॉइंट्स आपको बताना। एक आपने बचपन में टेस्ट किया होगा, आपने ये स्टार्च लिया होगा, और स्टार्च का लिंगास सॉल्यूशन लिया होगा। लिंगास सॉल्यूशन इज लाइक आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपने स्टार्च लिया होगा और आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला होगा, तो कैसा कलर आ जाता है, सर ब्लू। तो ब्लू, ब्लू ब्लू। ब्लैक कलर आता है, ब्लू ब्लैक आता है। तो एक्चुअली वो अमाइलॉस की वजह से, अमाइलॉस है, अमाइलोपेक्टिन नहीं देता, वो अमाइलॉस है। उसमें अगर आप जैसे ही ऐड करोगे आयोडीन सॉल्यूशन,
तो आपको ब्लू ब्लैक कलर आता है। देखिए जो शुगर्स होती है ना उनके बिना स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी हमेशा 3D स्ट्रक्चर होता है, तो हम कभी 3D स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम अमाइलोज के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आए तो हम देखते हैं कि अमाइलोज ना ऐसे लूप बनाता है, लूप। ये आप देखिएगा कि अमाइलोज इस तरीके से लूप बनाता है और आयोडीन मॉलिक्यूल इसके लूप्स में आके इससे इंटरेक्ट करता है, और ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स के लूप्स में आके इससे इंटरेक्ट करने के बाद जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है कलर्स, है ना। और वो कलर कैसा है? डार्क कलर है। कैसा कलर है? ब्लू ब्लैक कलर है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन तो जब भी आप रिएक्ट कराएंगे अमाइलॉज के साथ, ठीक है ना, तो आयोडीन कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या है? स्टार्च है, ठीक है। आई सपोज स्टार्च के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल क्लियर है। अब अगर आपको क्लियर है तो हम चले नेक्स्ट के ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर। ओके, तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं। अब ग्लाइकोजन में मेरे को कोई बात नहीं करनी, क्यों? मैंने बस ये मिटा देना, ये ब्लू ब्लैक कलर मैंने मिटा दिया, ठीक। सेम स्ट्रक्चर वही, अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 लिंकेज, ब्रांच पॉइंट अल्फा 1 6 का, और ब्रांचेस इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब सेम अमाइनो पेप्टिड का स्ट्रक्चर। मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने? इसी को मैं नाम दे सकता हूं ग्लाइकोजन। सेम नेम इज गिवन टू द ग्लाइकोजन, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का और स्टार्च का क्या है? सेम है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है, और ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर से ज्यादा डिफरेंस इनके फंक्शन में होता है। वो क्या है कि ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फॉर एनिमल्स, मतलब प्लांट्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं करते। ह्यूमंस या एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। तो हमारे लिए ग्लाइकोजन है, प्लांट के लिए क्या है? स्टार्च है। स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसा ही है, कैसे जैसा? अमाइलोपेक्टिन के जैसा। तो अगेन आप बोल सकते हो कि जस्ट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन इज आल्सो अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। देखिए मेरी बात ध्यान समझेगा, स्टार्च में आपको अनब्रांच और ब्रांच दोनों मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रांच वाला मिलता है तो ओवरऑल आप क्या बोलते हैं कि वो ब्रांच्ड है। तो स्टार्च इज ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड। हाँ, कोई आपसे पूछेगा कि does starch have an unbranched form? तो आप बोलोगे yes, it also has an unbranched form known as amylose. But overall, when you talk about starch, you always go with the branched word. Okay, so just remember that. Do not get confused of having two different forms. Just remember that overall starch is branched, and overall glycogen is also just like starch, a branched polysaccharide. Well, leaving this thing apart, we are moving towards the next policy. Okay, now some of the differences. I told you that this one is the storage polysaccharides for animals. ये तो आपको बता दिया, वो प्लांट के लिए ये बता दिया। और क्या डिफरेंस है? आयोडीन के साथ क्या सिस्टम है? ग्लाइकोजन में जब आप आयोडीन रिलीज कर डालेंगे तब आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, तब आपको जो कलर मिलेगा उसको हम बोलते हैं द डार्क रेड कलर। तो रेड कलर मिलता है आपको जब आप ग्लाइकोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये डिफरेंस है, आपको पता जाता है कि ग्लाइकोजन है या स्टार्च। चलिए, अब अगला जो पॉलीसेकेराइड हमारे पास है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो है आपके स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और जिसकी हम बात करेंगे सेलुलोज की और आपके काइटिन की। तो चल रहे हैं सेलुलोज के पास। तो आइए देखते हैं सेलुलोज किस तरीके का है। तो अब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, हमारे पास सेलुलोज है, और उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। ओह आई एम सो सॉरी। अब हमारे पास सेलुलोज की बात कर रहे हैं। अब दोनों का मोनोसेकेराइड ग्लूकोज ही है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो दिस इज ग्लूकोज मोनो। लेकिन अब जो ये ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज नहीं है, ये बीटा ग्लूकोज है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कि सेलुलोज में आपको बीटा ग्लूकोज मिलेगा। पहला डिफरेंस ये होगा कि मोनोसैकेराइड सेलुलोज का बीटा ग्लूकोज। फिर आपने क्या करना है, ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ देना। लिंकेज वही है 1 4, इसका 1 इसका 4, तो बस लिंकेज अल्फा 1 4 की जगह क्या होगी बेटा, बीटा 1 4 हो गई। और आपने कोई भी ब्रांच नहीं बनानी, क्योंकि सेलुलोज के अंदर ब्रांचेस नहीं होती, सेलुलोज अनब्रांच्ड है। तो बस आपने लीनियर पॉलीसैकेराइड बना देना, लिंकेज उसकी 1 4 कर देनी है, लिंकेज कर देनी है 1 4 कर देनी है। तो लिंकेज कौन सी लगेगी बेटा, बीटा 1 4 लिंकेज हो जाएगी। और इस लिंकेज से ग्लूकोज जोड़ते जाओगे, दैट इज सेलुलोज। खाने का तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो आपने बीटा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज से जोड़ा, लिंकेज 1 4, दैट इज फॉर यू सेलुलोज। और ब्रांचेस आपने नहीं बनाने बिकॉज ये अनब्रांच्ड है। अगला कॉन्सेप्ट आपने क्या समझना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जैसे मैं आपको बताया सेल वॉल बनाने में क्या आता है, काम आता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना होता है, तो ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं एक एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड छोड़ के तोड़ता जा रहा हूँ, ये छोड़ा छोड़ दिया, ये छोड़ा छोड़ दिया, ये छोड़ा है ना। तो अब जो मुझे ये यूनिट्स मिल रही है ये वाली, तो बेटा इसको आप बुलाते हैं सेलोबायोस। सेलोबायोस, तो सेलोबायोस क्या है, सेलोबायोस दो ग्लूकोज है बीटा 1 4 के लिंकेज में, दो ग्लूकोज है बीटा 1 4 के लिंकेज। तो जब अमाइलोज काम करता है तो आपको मिलता है माल्टोस, और जब सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज काम करेगा, है ना, सेल्यूलेज होगा एंजाइम का कि भाई माल्टोस को ब्रेक करे तो माल्टेस, अमाइलोज को ब्रेक करे तो माइलेस, प्रोटीन को ब्रेक करे तो प्रोटीएस, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करे तो न्यूक्लियेस, तो वैसे ही सेलुलोज को ब्रेक करे तो सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज एंजाइम आपको क्या देगा, सेलोबायोस देगा, which is nothing but 2 glucose joined with beta 1 4 linkages. That is for you cellulose. अच्छा, सेलुलोज पे आयोडीन डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, तो सेलुलोज पे भी कोई कलर नहीं आता है। हमारे पास with the reaction with iodine, so it's neutral to iodine, neutral to iodine. याद रखिएगा सेलुलोज की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज ज़ैंथेट, तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। सेलुलोज आपके जो ये आप इसकी वैरायटीज भी मिलेंगी आपको, जैसे कि इसकी वैरायटीज लाइक हेमाई सेलुलोज, ठीक है ना। तो ये सब आप सेलुलोज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपके आप प्लांट के सेलुलोज को निकाल के उसको रिफाइन करके आप पेपर बनाते हैं, आप कपड़े बनाते हैं, ठीक है ना, आप कपड़े बना सकते हैं, आप पेपर बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इसके मॉडिफाइड फॉर्म्स से क्या कहते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट भी बनता है कुछ मॉडिफाइड फॉर्म से, ठीक है। इतना ही नहीं, सम ऑफ द जैसे कि जैसे आइसक्रीम और जेलीज को एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए, है ना, स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए भी कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ सेलुलोज या सम केमिकल फॉर्म्स ऑफ सेलुलोज मॉडिफाई करके इन द लैब इस्तेमाल की जाती है ना। तो सेलुलोज के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, तो याद रखिएगा आप सेलुलोज को इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, अपने बहुत सारी चीजों के लिए, पेपर वगैरह के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके सेलुलोज के बारे में इंफॉर्मेशन। और मैंने बताया आयोडीन के साथ कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेलुलोज। नेक्स्ट हमारे पास काइटिन है। कौन सा है, काइटिन। अब काइटिन या चिटिन, जो भी आप इसे बुलाना चाहें, ओके, चिटिन या काइटिन, इसका पॉलीमर, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो मोनोमर है वो सबसे अलग है, वो ग्लूकोज नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या आ गया, ये स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन से किस तरीके से अलग है, इसका मोनोमर ग्लूकोज नहीं है, बाकी सबका ग्लूकोज था। इसका है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज में आपने एक अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया, NH3 ऐड कर दिया, तो आपने NH2 NH3 जो भी है अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया, और अमाइन ग्रुप ऐड करते ही ये क्या बन गया, ग्लूकोज अमाइन। आपने एक एसिटाइल ग्रुप भी ऐड कर दिया, एक्चुअली आपने पहले एक नाइट्रोजन ग्रुप ऐड किया, एक नाइट्रोजन ऐड किया, और नाइट्रोजन से आपके साथ आपने जोड़ दिया एसिटाइल ग्रुप,
ठीक है, तो क्या हो गया, दिस बिकम्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज को मॉडिफाइड करके बनाया गया है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। तो ये भी एक मोनोसैकेराइड, एक तरीके की शुगर, ठीक। अब आपने ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लिया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लिया, इसे हम नाग भी बुलाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लिया, और इस नाग के आपने बहुत सारे यूनिट्स बना दिए, है तो नाग ही, ठीक है। तो ये आपके लिए बन गया काइटिन। तो काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, लिंकेज वही रहेगी बीटा 1, linkages are not important in case of chitin, still याद रख लीजिए, तो राती ये बीटा है और लिंकेज 1,4 है, तो बीटा 1,4 लिंकेज है, मतलब एन एसिड ग्लूकोसामाइन बीटा फॉर्म में रहेगा, अल्फा फॉर्म में नहीं होता है। दैट इज फॉर यू काइटिन। अब काइटिन के बारे में समझ लीजिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, फंजाई के सेल वॉल में है और आर्थ्रोपोडा के स्केलेटन में है। और अगर हम बात करें कि एनिमल किंगडम में मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड कौन सा मिलेगा, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से काइटिन मिलेगा, ठीक है। अगेन अन अ होमो पॉलीसैकेराइड। अच्छा याद रखना कि काइटिन होमो है लेकिन स्ट्रक्चरल है, सेलुलोज होमो है लेकिन स्ट्रक्चरल है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन होमो पॉलीसैकेराइड्स हैं लेकिन स्टोरेज है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टोरेज है, कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा होमो है और कौन सा हेटेरो है। होमो मैंने आपको अभी तक हेटेरो तो पढ़ाया नहीं है, सब होमो पढ़ाए हैं। अगला जो होमो पॉलीसैकेराइड आखिरी मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, बहुत ही सिंपल है, इन्यूलिन। तो काइटिन को भी हटा देते हैं, काइटिन आपको क्लियर है क्या है वो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर, याद रखिएगा मैं आपको पूछूंगा। हाँ जी, तो पेप्टाइडोग्लाइकन में भी एनएजी होता है ना? क्या पूछ रहे बेटा, मुझे क्लियर नहीं आई आपकी आवाज, दोबारा बोलो। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में भी एनएजी होता है ना? हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन में भी एनएजी होता है लेकिन वो हेटेरो है ना, उसमें बात करेंगे अभी वो कैसे डिफरेंट है, उसके भी इन डिटेल बात करेंगे। ओके चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हाँ हाँ, अब इन्यूलिन में क्या है, इन्यूलिन आपके पास कुछ नहीं याद रखना, बिल्कुल बेसिक याद रखना है कि ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, कहानी खत्म, बस याद रखो कि फ्रक्टोज का ये पॉलीमर है, इसमें जो मोनोमर है वो कौन है, फ्रक्टोज का मोनोमर। और एक ही पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि ये रीनल फंक्शन टेस्ट में, यानी किडनी काम कर रही है या नहीं काम कर रही ठीक से, उसमें ये रीनल फंक्शन टेस्ट में ये इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है मैं बताता हूँ कि जो इंसुलिन है वो आपके किडनी से मतलब बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। अब क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं होता तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही यूरिन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कुछ भी क्वांटिटी ऊपर या नीचे रिफ्लेक्ट करती है तो इसका मतलब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्च लें और स्टार्च का आपको इंजेक्शन देना, कुछ आपके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएं। अब आपने आपको दिया 20 ग्राम ग्लूकोज और यूरिन में रिफ्लेक्ट हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज, तो आप क्या बोलोगे कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही? भाई हो सकता है कि 15 ग्राम जो है बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, सिंपल है सर। अच्छा, लेकिन इन्युलिन के साथ क्या है, इन्युलिन बॉडी मेटाबोलाइज नहीं होता। अगर मैंने आपको दिया 20 ग्राम इन्युलिन और यूरिन में मिला मुझे 5 ग्राम इन्युलिन, तो इसका मतलब 15 ग्राम कहाँ गया? आप बोलेंगे बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया। अब बॉडी तो यूटिलाइज करती नहीं है। अब बॉडी अगर यूटिलाइज नहीं करती है, मेटाबोलाइज नहीं करती है, तो फिर तो वैसा का वैसा बाहर आ जाना चाहिए बॉडी से, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिल जाना चाहिए। अब अगर हमें नहीं मिल रहा है यूरिन में उस फॉर्म में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम इन्युलिन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से क्योंकि इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। आई सपोज दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, माइंड में रख लीजिए
कि रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनोलिन, ये इसका मेन पॉइंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्रक्टोज का क्या है, पॉलीमर है। इतनी ही बात आप ध्यान रखेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। इतने ही होमोपॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। अब हमने चलना है, कहाँ चलना है, हमने चलना है हेटेरोपॉलीसैकेराइड के कॉन्सेप्ट। सर ये इन्यूलिन भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स है। इन्यूलिन, यस। ओके सर। ओके, तो फटाफट से मैं आपको थोड़ा छोटा फटाफट एकदम से शॉर्ट टर्म में आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि हमारे लिए होमोपॉलीसैकेराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेटेरोपॉलीसैकेराइड के कॉन्टेक्स्ट में, के कंपैरिजन में। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आपके लिए मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एकदम नटशेल में दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज तीनों में मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में मोनोसैकेराइड अल्फा ग्लूकोज है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है। और काइटिन के अंदर सबसे अलग है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, वो भी कौन सी फॉर्म में, बीटा फॉर्म में, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक, तो इनके मोनोमर्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब इसमें स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज है, काइटिन और सेलुलोज स्ट्रक्चरल है। इसमें आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देने वाला स्टार्च है, रेड कलर देने वाला ग्लाइकोजन है, बाकी लोग क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। अब इसमें ब्रांच की बात करें तो इनमें ब्रांच सिर्फ ग्लाइकोजन और स्टार्च है, सेलुलोज और काइटिन कैसे है, अनब्रांच्ड है। तो जो स्ट्रक्चरल है वो आपने क्या देखा, अनब्रांच्ड है, वैसे याद रख लो। सेलुलोज और काइटिन जो है वो स्ट्रक्चरल है दोनों, और दोनों ही कैसे हैं, अनब्रांच्ड है। वेराज जो स्टोरेज है वो कैसे है, ब्रांच्ड है। ये कोई रूल नहीं है जनरलाइज, ये यहाँ पर बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन आपको एकदम क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कौन से पॉलीसेकेराइड में क्या है। ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में सिर्फ एग्जांपल्स याद कर लीजिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दो ही बता रहा हूँ। एक पेप्टाइडोग्लाइकन, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पेप्टाइडोग्लाइकन का फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी बातों में, कि ये सेल वॉल बनाता है, किसकी, मोनेरा की। ये जो मोनेरा है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। काजल से पूछना चाहूंगा, काजल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बनी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बनी होती तो ग्राम पॉजिटिव। है, ग्राम नेगेटिव। एनीबॉडी एल्स? ग्राम पॉजिटिव बोला मैंने। काजल ग्राम नेगेटिव की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल। तो पॉजिटिव। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। सही और गलत किसे मुझे कोई आपसे मतलब नहीं है। सी, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आप सही हो तो अच्छी बात है, गलत हो तो भी अच्छी ही बात है, क्योंकि फिर मैं आपको सही कर दूंगा। बस मेरे पढ़ाने के बाद आप सही होने चाहिए, उससे पहले आप कितने मर्जी गलत हो सकते हैं। मैं ना आपको, ना तो ये सोचता हूँ कि आप गलत है, ना ही आपको इस बात के लिए जज करता हूँ कि आप गलत है। आप स्टूडेंट से, आपकी प्रॉपर्टी है ना जानना और गलत होना। अगर आप सारी बातों में सही हो जाएंगे तो फिर आप हमें फीस क्यों देंगे, आप हमें पढ़ाने के लिए क्यों बोलेंगे? फिर तो आपका नीट क्वालिफाई है, फिर तो आपको एग्जाम, आप मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय द लाइफ, और नीट वाले दिन पहुंच जाएंगे, एग्जाम दे देंगे। यही होगा ना फिर तो। आपको चीजें नहीं पता है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीखने आए हैं, तो ही तो यहाँ पर आए हैं। और अगर आप ये मान के ही आए हैं कि हमें सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं जानते, तो फिर नहीं जानने से बुरा क्या फील करना। तो वही बात होगी कि आपको तो मतलब कि क्या एग्जाम्पल दो समय, तो इसमें कोई आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है।
ठीक है, आप तो बस यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस करेंगे आपको क्या पता है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप सही हो, और अगर नहीं सही हो तो क्या चीज सही है। ठीक है, तो मैं किसी आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, या ग्राम नेगेटिव की बनी होती है? सर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है तो ग्राम नेगेटिव की किससे बनी होगी? और अगर ग्राम नेगेटिव बनी होती है तो ग्राम पॉजिटिव की किससे बनी होगी? किसी के पास कोई आइडिया हो तो, बाकी कुछ मैसेजेस भी हो वो भी चेक करिए कि किसी ने कोई आंसर मैसेज में दिया हो। सर दोनों दोनों ही मतलब बनी रहती है, ग्राम ये पॉजिटिव ग्राम कौन बोल नेगेटिव। रहा है? सर ताजोल। काजोल। हाँ, ये बात ठीक है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जब बैक्टीरिया है, वो इस बात पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं है कि उनके पास सेल वॉल है या नहीं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया, एंड इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, देन उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो कॉमन है। अब आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ, क्योंकि आप हेल्थ तो आपके मॉडर्ना के अंदर आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आई जस्ट हेल्प यू इन दिस थिंग। देयर इज समथिंग नोन एज लिपोपॉलीसैकेराइड, LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है ना बेटा, ये होती है एक आउटर लेयर, एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर। तो जब मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करता हूँ, तो नेगेटिव में ये माइनस में मच जाएगा, नेगेटिव एक नोटेशन है। ओके, तो जब मैं ग्राम नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो उसके पास एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल है, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर है लिपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है ना? तो जब हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव की, तो इट इज पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस लिपोपॉलीसैकेराइड। जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इट इज ओनली एंड ओनली पेप्टाइडोग्लाइकन, देयर इज नो लिपोपॉलीसैकेराइड। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे बैक्टीरिया पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन तो होगा ही, लिपोपॉलीसैकेराइड हो चाहे ना हो। अगर लिपोपॉलीसैकेराइड हो गया तो इट इज ग्राम नेगेटिव, अगर नहीं हुआ तो इट इज ग्राम पॉजिटिव। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बन होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन है क्या? तोड़ देते हैं इसको। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन, एंड ग्लाइकन मतलब शुगर। तो प्रोटीन और शुगर का ये कंपोनेंट है। एक मिनट, अगर प्रोटीन और शुगर का कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन है तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है भाई? क्या वो सेम चीज होती है या कुछ अलग चीज होती है? सर सेम चीज होनी चाहिए, ओके, ग्लाइको प्रोटीन। तो आई कैन से पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकोप्रोटीन सेम सेम। सर वर्ड से तो सेम लग रहा है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन मैंने सुना है कि ग्लूकोज का कोई प्रोटीन होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइक। ओके, आई विल टेल यू द डिफरेंस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना? समझिए, समझिएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन एक ग्लाइकन है जिसके ऊपर प्रोटीन लगा हुआ है। इट्स अबाउट द मेजर एंड द माइनर कंपोनेंट। जब बेस स्ट्रक्चर शुगर है, बेस स्ट्रक्चर क्या है? शुगर। उस बेस स्ट्रक्चर शुगर पे आपने प्रोटीन जोड़ दिया, तो it is a glycan with added protein, so it becomes proteoglycan. You can say peptidoglycan. Okay, where glycan, the carbohydrate part is the major part, protein part is the minor part. और जब बेस हो जाएगा प्रोटीन, ये प्रोटीन था, उसके ऊपर आपने आके थोड़ा सा शुगर जोड़ दिया, तो फिर वो बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोटीन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। Got the concept? Glycoproteins are proteins with carbohydrate, and peptidoglycans are carbohydrates with proteins. क्लियर है? पेप्टाइडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट है
ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन इज अ प्रोटीन। तो पेप्टाइड ग्लाइकेन के अंदर प्रोटीन आ है इसके ऊपर, शुगर के ऊपर, और शुगर के अंदर जो यूनिट्स हैं वो है नाग और नाम। नाग और नाम। आप नाग और नाम याद रखेंगे। नाग तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नाम होता है एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ये आपने बस इतना सा याद रखना है, दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू कि नाग और नाम से मिलकर जो बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी सेल वॉल बनी होती है। आखिरी सवाल आपसे, बड़ा ही सिंपल सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको पता होगा। बहुत ही जनरलाइज का क्वेश्चन है। अगर मुझे पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, अच्छा इसमें और बता दूं हो क्या रहा है, नाम और नाम है, नाम और नाम है, और ये नाम और नाम जा जाके जुड़ के अल्टीमेटली उनकी बहुत सारे यूनिट्स प्रोटीन से जुड़ गई है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ पेप्टाइडोग्लाइकन, प्रोटीन वाले पार्ट को इंक्लूड करके बताता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि अगर मुझे पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ना तो मैं कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करूँ? कहीं हमने तोड़ा है सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को कहीं हमने तोड़ा है पहले कभी? कहीं हमें जरूरत पड़ी है बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए? कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो उसके रिगार्डिंग? क्योंकि जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप बोलोगे अच्छा हाँ ये तो सुना हुआ है। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एकदम सही आंसर देगा इसने। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। अब आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, आपके इवन इवन की आपके टीयर्स में प्रेजेंट होता है। तो टीयर में प्रेजेंट लाइसोसोम। सलाइवा में प्रेजेंट है। लाइसोसोम। हाँ लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम आप इस्तेमाल करते हैं आपके जब आप पढ़ते हो ना ये डीएनए आइसोलेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि बैक्टीरिया का डीएनए कैसे निकालें। तो बैक्टीरिया का डीएनए निकालने के लिए पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ी जाएगी, तो लाइसोजाइम इस्तेमाल होगा। तो पहला एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए आइसोलेशन में लाइसोजाइम ही इस्तेमाल होता है। तो लाइसोजाइम एज एन एंजाइम याद रखेंगे आप कि जो आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करता है। एक और सवाल है, पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन भी तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। हाउ डज पेनिसिलिन वर्क्स? पेनिसिलिन जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है, वो आपके सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देता है। इस बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बना ही नहीं पाएगा। अब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बना ही नहीं पाएगा तो आपको पता है कि बैक्टीरिया ग्रो करता है बाय रिप्रोडक्शन, बाय डिवाइडिंग। तो डिवाइड करेगा, वॉल ही नहीं बनी तो बैक्टीरिया बन पाया? नहीं बन पाया। तो इस तरीके से जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कॉमा या फुल स्टॉप लगाएगा बाय द हेल्प ऑफ by inhibiting the polymerization of the NAG and NAM so as to inhibit the formation of the cell wall. Okay, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मेनली लाइसोजाइम। ओके, आखिर में हमारे पास एगार एगार है। एगार 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 अगेन एक पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइसिलेरिया। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, ये एगार एगार इस्तेमाल होता है एग्रॉस जेल बनाने के लिए, और एग्रॉस जेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और ये पॉलीसैकेराइड है किसका? ये गैलेक्टोस इसमें इस्तेमाल होता है, डी गैलेक्टोस एंड एल गैलेक्टोस, उसको छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बता रखो कि एगार एगार आपको मिलता है फ्रॉम द रेड एल्गे ग्लाइसिलेरिया एंड जेलिडियम। आज ही जाके एनसीईआरटी आप देखेंगे क्लास 11 की, और उसमें रेड एल्गे पूरा पढ़ेंगे, और उसमें आप ढूंढ के आएंगे कि कहाँ लिखा हुआ है ग्लाइसिलेरिया एंड जेलिडियम। उससे एगार एगार मिलता है और एग्रोस जेल बनाने में काम आता है। और ये दोनों मेजर एग्जांपल्स है आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल अबाउट द पॉलीसैकेराइड। अब जितने क्वेश्चन आपके पॉलीसैकेराइड के हैं डीपीपी में, जो आपसे अगर नहीं भी हुए होंगे वो आपसे हो जाएंगे, और आगे जितने भी आएंगे अगर आपने नोट ठीक से बनाए होंगे तो आप पॉलीसैकेराइड्स के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप सारे कर लेंगे।
लेकिन आपको ये जितनी ये जो 1 सवा घंटे मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी बातें आपके नोटेड डाउन होनी चाहिए, माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे खत्म हो गया पॉलीसेकेराइड। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या 1.5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ताकि आप उसको पूरा एनालाइज कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा। कोई डाउट्स है पूछ लो। वी विल मूव टू द नेक्स्ट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, reducing and non-reducing sugars. सर हाँ जी, सर आपने बताया कि काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड होता है। हाँ जी, सर आपने बताया कि काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड होता है। हाँ जी, मैंने यही बताया आपको। हाँ तो सर लेकिन मैंने बालाजी की बुक में पढ़ा था सर कि उसे हेट्रो पॉलीसेकेराइड में मेंशन किया गया था, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने देखा, ध्यान दिया था। बालाजी की कौन सी बुक? सॉरी सर, मॉडर्न्स एबीसी, बालाजी ने। अच्छा, मॉडर्न एबीसी। यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा शिवानी। अगर आप बालाजी की, सॉरी, मॉडर्न एबीसी ने, आप कोई सी भी बुक उठाएंगे जो 2015 15 के पहले से पब्लिश्ड वाला कोई बुक उठाएंगे आप, तो उसमें आपको काइटिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही मिलेगा। इवन एनसीईआरटी जो है जो 2015 की है, उसका रीजन है क्योंकि 2015 तक, आई सपोज 2014 या 15 तक के एडिशन में एनसीईआरटी में भी काइटिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही मेंशन है, तो इसलिए बाकी सभी बुक्स ने हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही मेंशन किया है। ठीक है, लेकिन 2016 से एडिट हुआ है कॉन्सेप्ट, और 2016 के आगे से अभी तक की जितनी एनसीईआरटीज आ रही है उसमें आप पढ़ेंगे तो सर काइटिन लेकिन मेरी इवन। बुक 2017 और 18 की है। हाँ जी, सर रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन ऑफ 2017 एंड 18 की है। तो हो सकता है कि मॉडर्न एबीसी ने अभी भी अपनी गलती ना सुधारी हो। ठीक है, दैट इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और क्योंकि हम बेस बुक हमेशा एनसीईआरटी को ही मान के चलते हैं, तो एनसीईआरटी यस को अगर बेस बुक ना भी माने, लेट्स से एनसीईआरटी को भूल भी जाए, तो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ना कि वो होमो है हेट्रो है, तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो होमो है, तो फिर कोई किताब क्या बोल रही है उसे क्या मतलब होता है। तो ठीक है ना, तो जस्ट मेकिंग पॉइंट, वो गलत है मॉडर्न एबीसी में। अभी के एनसीईआरटी में सही है, इट इज होमो गिवन, और होता भी होमो ही है। हम मतलब उसमें क्या ही है, उसमें क्या ही कहना है ही, वो होमो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये नहीं भी पढ़ा तो बहुत ही सिंपल सा है, एक सॉल्यूशन होता है सेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, और सेलिंग सॉल्यूशन Cu2+ को अगर Cu+ में कन्वर्ट कर दिया तो ये एक तरीके से रिडक्शन है ऑफ कॉपर। तो पहले इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होते हैं। बहुत डिटेल केमिस्ट्री मेरे को भी बहुत ज्यादा डिटेल आइडिया नहीं है कि कलीग सॉल्यूशन में इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल, तो मेरे को भी केमिस्ट्री का आइडिया नहीं। जो बायोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में मुझे इतना पता है कि अगर हम कलीग सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसमें जो कॉपर आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर अगर
शुगर जो है रिड्यूसिंग है, मतलब मैंने एक सिंपल सा सैंपल लिया, ठीक है ना, इस सैंपल में शुगर ली, कोई भी शुगर ले, इट कैन बी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मैंने कोई भी शुगर ली और शुगर में मैंने डाल दिया फेरिक सॉल्यूशन। और फेरिक सॉल्यूशन डालने के बाद अगर मैंने देखा कि रेड कलर आ गया, कौन सा कलर आ गया बेटा, अगर मैंने देखा कि रेड कलर आ गया तो फिर वो शुगर तो मैं बोलता हूँ कि वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर रेड कलर नहीं आता है तो फिर मैं बोलता हूँ कि वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर फेरिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देती है बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस into Cu प्लस। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है? अब मैं आपको सिंपल से बताया था, हालांकि इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, पर वो कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो इट इज जस्ट कोई फायदा नहीं उसको ज्यादा डिटेल्स में समझाने का। हम डायरेक्टली मैं आपको भी एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, उस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग तब होती है जब उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्डोस हो चाहे वो कीटोस हो, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। तो अगर वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा तो फिर वो शुगर हमेशा कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है। सो इसीलिए जितने मोनोसैकेराइड्स हैं, अब मोनोसैकेराइड मान लो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी मोनोसैकेराइड है वो तो अकेला ही है। अब क्योंकि वो अकेला है तो कोई उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कभी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता ही नहीं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम मुझे डाइसैकेराइड चाहिए। तो मोनोसैकेराइड सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, रिड्यूसिंग हो जाएंगे। तो आपको कहीं पे भी कोई मोनोसैकेराइड आ जाता है और दूसरा अगर रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है तो आप बोलोगे कि जो मोनोसैकेराइड है तो क्या है, मोनोसैकेराइड है वो क्या हो जाते हैं, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, नॉन सॉरी रिड्यूसिंग हो जाते हैं। कैसे जाते हैं, रिड्यूसिंग हो जाते हैं। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ओके चलिए इस बात में मान लेते हैं। आइए पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, डाइसैकेराइड में लास्ट में जाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या है, अगर मैं मान लो अमाइलोज ही ले लूं, ये बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज है। तो इन सारे ग्लूकोज में अगर हम लिख के अल्फा 1,4 है, अल्फा क्या है 1,4, तो बॉन्ड कैसा होगा, इसका 1 इसका 4 इसका 1 इसका 4 इसका 1 इसका 4, आखिरी वाले का 1 4 खाली, इसका 1 खाली, सॉरी पहले वाले का 4 खाली आखिरी वाले का 1 खाली, ऐसे हुआ। अब सारे के सारे 1 जो है, क्योंकि 1 में कौन होता है, सारे के सारे 1 क्या बना गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना गए। अब क्योंकि सारे के सारे 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, कोई 1 बचा ही नहीं, सर आखिरी वाले का 1 खाली है, तो सर आखिरी वाले का जो 1 है वही रिएक्ट करेगा और रिड्यूस करेगा। लेकिन लेकिन वो तो इतने सारों में एक ही है ना, हमारी बात समझ में। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए तो उसमें 100 रिड्यूसिंग पॉइंट्स हैं और 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बराबर एक आपने एक मॉलिक्यूल लिया ग्लाइकोजन का स्टार्च का, उसमें एक रिड्यूसिंग पॉइंट है। तो ओवरऑल हम किसी भी पॉलीसैकेराइड को क्या बोल देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग बोल देते हैं। बहुत सिंपल हो गया, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग, ऑलमोस्ट सारे। हम जब भी पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे पॉलीसैकेराइड का वो क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग। याद रखिएगा पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन कोई स्टेटमेंट आती है कि पॉलीसैकेराइड्स हैव अ रिड्यूसिंग पॉइंट या पॉलीसैकेराइड हैव अ रिड्यूसिंग एंड, एक एंड रिड्यूसिंग है उनका, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत नहीं है। यस पॉलीसैकेराइड्स हैव अ रिड्यूसिंग एंड बट ओवरऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को एकदम क्लियर हो गया। सवाल सिर्फ डाइसैकेराइड्स में आता है। अब डाइसैकेराइड में भी वो डाइसैकेराइड्स जिनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दोनों शुगर्स के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्री हैलोस की, ट्री हैलोस में ये ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, इसका भी 1 बिजी इसका भी 1 बिजी, दोनों के 1 क्या है बिजी और 1 पे क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो ट्री हैलोस हो गया, ये क्या हो गया, ट्री हैलोस बिकम्स टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वहीं पे माल्टोस ले लेते हैं, माल्टोस में एक ग्लूकोज है दूसरा ग्लूकोज है, एक का 1 है दूसरे का 4 है, जिसका 1 है उसका 1 बिजी हो गया, जिसका 4 है उसका 1 क्या है फ्री है, खाली पड़ा है। अब उसका 1 खाली पड़ा है तो Cu2 प्लस को रिड्यूस कर देगा, Cu2 प्लस को रिड्यूस कर देगा तो कैसा हो गया, रिड्यूसिंग हो गया।
तो वो डाइसैकेराइड जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में, अगर दो शुगर है, अगर दो मोनोसैकेराइड्स है, तो दोनों के फंक्शन ग्रुप्स अगर इन्वॉल्व है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, और अगर एक का भी फ्री है तो फिर वो रिड्यूसिंग है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में भी क्या है, ग्लूकोज 1,4 है। अब 1,4 का मतलब एक का 1 दूसरे का 4, अब जिसका 4 उसका 1 फ्री है, तो मतलब अगेन क्या हो गया, अब रिड्यूसिंग शुगर हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब यही हम सेलोबायोस की बात कर, सेलोबायोस छोड़ते हैं, अब ये बात करते हैं हम सुक्रोज की। अब सुक्रोज में क्या है, आपको बताना चाहिए, एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है, लिंकेज क्या है 1, 2, तो ग्लूकोज का 1 है और फ्रक्टोज का क्या है 2, लेकिन फ्रक्टोज एक कीटोस है और कीटोस का फंक्शन ग्रुप किस पे होता है, सेकंड कार्बन पे होता है, तो इसका 1 बिजी, फंक्शन ग्रुप बिजी, इसका 2 बिजी, और 2 पे क्या होता है, फंक्शन ग्रुप बिजी, तो इसका भी फंक्शन ग्रुप बिजी, इसका फंक्शन ग्रुप भी बिजी, तो सुक्रोज क्या हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको ध्यान रखना, आपको दो नाम बता रहा हूं, माइंड में रखिएगा, एक सुक्रोज पॉलीसैकेराइड कॉमा सुक्रोज इन डाइसैकेराइड एंड ट्रीहालोस इन डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड में सुक्रोज एंड ट्रीहालोस, दे आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, whereas मोनोसैकेराइड्स सारे के सारे प्लस डाइसैकेराइड्स लाइक बाकी जितने आपके हैं, जैसे कि आप बोले लैक्टोज, माल्टोज, है ना, ये लैक्टोज माल्टोज, ये सब कैसे हुए, these are the example of the reducing sugars। तो ये याद रखिएगा, ये reducing एग्जांपल्स हो गए और एग्जांपल हो गए नॉन रिड्यूसिंग के। इतने कॉन्सेप्ट पे आके आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन अटकेगा इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। ये क्लियर है, ये एग्जांपल याद रखिएगा बस। Any doubts? Anybody? तो यहाँ पे हमने आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा कवर कर लिया। अगला जो टॉपिक है, अब कार्बोहाइड्रेट से आई सपोज कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर पाएंगे, फिर भी अगर आप अटकते हैं तो मुझे क्वेश्चन बता देगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अगला जो आपने अगर डीपी करी होगी तो आपने उसमें क्वेश्चन देखे होंगे रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। और आज मैं आपको, आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं 2 डीपीपीज और अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगला टॉपिक ऐसे है, अब हमारे सीरीज के जा रही है अमाइनो एसिड्स डिस्कस करूंगा, ऑफ कोर्स उससे प्रोटीन डिस्कस करूंगा, और फिर लिपिड्स वगैरह डिस्कस करेंगे। या एक सेकंड, हम एक काम कर रहे हैं, हम लिपिड स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज उसमें लिपिड्स का भी क्वेश्चन होगा आपके डीपीपी का। आई विल एक काम करूंगा, मैं आपको थोड़े से और लिपिड्स के क्वेश्चन आई विल गिव यू अ डीपीपी and I will give you a DPP for more on amino acids and proteins। तो हम लिपिड डिस्कस करेंगे, अमाइनो एसिड डिस्कस करेंगे, प्रोटीन डिस्कस करेंगे, और प्रोटीन के बाद हम एंजाइम डिस्कस करेंगे। पूरा चक्कर घूमने के बाद फिर लास्ट में हम थोड़ा सा टॉपिक लेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है। तो वी विल गो इन दिस ऑर्डर, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोटीन्स के बाद आपके एंजाइम डिस्कस करें। तो लिपिड्स के रिगार्डिंग आज फिर हम एक काम करते हैं, हमको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ लिपिड्स के बारे में, ठीक है। तो ये लिपिड्स की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ताकि आप जो क्वेश्चन आपके डीपीपी नंबर सेकंड में है, 1 में नहीं होंगे, सेकंड में होंगे, तो डीपीपी नंबर सेकंड में जो लिपिड्स के क्वेश्चन है वो आप कर सके। थोड़े बहुत नहीं करेंगे तो हम क्लास में डिस्कस पूरा करेंगे। अब लिपिड्स हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको लिपिड्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे कि लिपिड्स क्या हैं। देखिए, लिपिड्स पहले तो कोई पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो आप इसे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, तो दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स क्योंकि पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं है। लिपिड्स तो बस ये है कि समझ लीजिए कि गुच्छा बन गया, 5 चीजें आके आके अटैच हो गई और ग्रुप बना दिया, उसको आपने लिपिड्स बोल दिया। मोस्ट ऑफ द लिपिड्स जिनकी हम बात करते हैं वो एक्चुअली टैग्स होते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स होते हैं, मतलब कि ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ फैटी एसिड चेंज हो रही होती है। ये तो भी केमिस्ट्री। जनरलाइज टर्म में बात करें तो लिपिड मतलब
आप जब अगर लिपिड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो घी, तेल, ये सब क्या है, लिपिड्स है, ठीक है ना। बटर, है ना, ये सारी चीजें किसमें आती है, लिपिड्स में आती है। अच्छी है, इंपॉर्टेंस क्या लिपिड्स की, लिपिड की इंपॉर्टेंस ये है कि लिपिड की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। वही फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंबस्ट करूं तो कैलोरीज में मुझे एनर्जी मिलती है अराउंड 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी अगर मैं टेस्ट ट्यूब में बात कर रहा हूँ। अगर बॉडी में बात करें तो अराउंड 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है मुझे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंबस्ट करके। लेकिन वही अगर मैं लिपिड को कंबस्ट करता हूँ तो मुझे 1 ग्राम लिपिड से अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, डबल से भी ज्यादा एनर्जी मिलती है अगर मैं लिपिड को ब्रेक करता हूँ फॉर एनर्जी। तो लिपिड्स हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यूज, हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। स्टोरेज में भी काम करते हैं, तो हम बॉडी में लिपिड्स को स्टोर भी करते हैं। एडिपोज टिश्यू पूरा पूरा एक टिश्यू है जो लिपिड्स के फॉर्म में फूड को क्या रखता है, स्टोर रखता है। तो इसलिए लिपिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन काफी नुकसानदायक भी हो सकते हैं कि अगर कुछ लिपिड्स इकट्ठा होने लग जाए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, या दूसरे कुछ लिपिड्स अगर इकट्ठा होने लग जाए, स्पेसिफिकली कौन से, लो डेंसिटी लिपिड्स या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अगर इकट्ठा होने लगे तो कहीं ना कहीं पे आपके रुकावट पैदा करता है ब्लड फ्लो में बाय क्रिएटिंग प्लाक्स इन योर आर्टरीज। और फिर प्लाक्स क्रिएट होते हैं आर्टरीज के अंदर, तो फिर ब्लड फ्लो इम्प्रॉपर होता है और ऑर्गन्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और जब ऑर्गन्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो इस टर्म को हम बोलते हैं इकीमिया। तो ऑर्गन्स का इकीमिया होने लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट के पास भी अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो मायोकार्डियल इकीमिया हो जाएगा, मतलब कि हार्ट की मसल्स पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो सकती हैं, हार्ट अटैक आ सकता है या दूसरे हार्ट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिपिड्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके के, और एक स्पेसिफिक तरीके खराब भी हैं, इकट्ठा होने लगे तो दिक्कत भी देंगे, ठीक है। और लिपिड्स एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है क्योंकि वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो बाकी बातें लिपिड्स की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। सर हाँ जी बोलिए। सर लास्ट क्लास में आपने एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो बताया था, इस पे जी सेकंड कार्बन पे जो है OH ग्रुप होता है, और आपने बताया था कि अगर शुगर को अटैच होना होगा तो वो थर्ड वाले कार्बन पे ही अटैच होगी, तो सेकंड वाले पे क्यों नहीं अटैच होगी? उस पे भी नहीं तो नहीं OH ही मैं है। नहीं वो नहीं कह रहा था मैं, एक्चुअली डीएनए की बात कर रहा था कि डीएनए में अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो क्या होता है, उसमें सेकंड के ऊपर OH नहीं होता है। क्योंकि सेकंड के ऊपर OH नहीं होता है तो एक लौता थर्ड OH बचता है जिसके ऊपर आगे आपके शुगर जाके अटैच कर जाती है। खैर, ये तो बात हुई डीएनए की। अब चलते हैं आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में कि आरएनए में भी हम क्या देखते हैं कि हालांकि सेकंड के ऊपर OH है, हालांकि सेकंड के ऊपर OH है, फिर भी वो थर्ड से ही अटैच हो रहा है। अब उसका थर्ड से जो अटैच होने का रीजन है वो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर हो सकता है। अब वो क्यों एग्जैक्टली ऐसा होता है वो तो मैं एग्जैक्टली केमिस्ट्री नहीं जानता कि क्या उसने स्टीरिक हिंड्रेंस है या क्या हिंड्रेंस है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूँ, इतना मुझे जरूर आइडिया है बाय वर्च्यू ऑफ बायोलॉजी कि यस समवेयर जो स्ट्रक्चर बन रहा है 3 से अटैच करके शुगर को, वो स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है रेदर देन 2। इसलिए हम देखते हैं कि अगर आप आरएनए भी देखें तो उसमें भी जो थर्ड OH है उसी के साथ ही शुगर जुड़ा होता है हमेशा। सर तो जो आपने फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन जोड़ के मैं आपको वो नहीं बता रहा था कि क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा था कि क्या हम क्या देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि हम देखो, अब जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे अटैच हो सकता है, लेकिन फास्फोरस कहाँ अटैच होता है, फिफ्थ पर अटैच होता है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि क्या हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में। तो आपने एडेनोसिन में भी थर्ड कार्बन पे ही अटैच किया था और ऊपर एडेनिन मतलब फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन से अटैच किया था, थर्ड कार्बन पे OH से अटैच किया था आपने। तो उसका रीजन आपने बताया था कि एक्चुअली सर आपने उस समय OH लिखना भूल गया था, H ही लिखा था, तो आपने रीजन बताया कि हम लोग सेकेंड वाले पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे OH मतलब
हाँ OH नहीं है इसलिए अटैच नहीं कर रहे हो, थर्ड वाले पे OH है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, तब मैं डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि वहां पे OH नहीं है। मैंने उस वक्त डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में था। अगर आप आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, ओके देखिए, सर। अगर आरएनए का भी तो एएमपी एएमपी कहलाएगा ना, ठीक है ना, तो यस वो भी सर। एडेनो, हाँ, तो चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, अगर एडेनोसिन है तो वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ही रहेगा, ठीक है। तो वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, अगर आपने पॉलीमराइज करना है, अगर आपने एक और जोड़ना है, एएमपी में एक और एएमपी जोड़ना है, तो फिर आप उसको थर्ड से ही जोड़ते हैं। पॉलीमराइजेशन है ना, आरएनए ऐसे बना है। और दूसरी चीज, ओके सर। हाँ ठीक है ना, क्लियर है इसको? एनी अदर डाउट? नो सर। चलिए, दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.